नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम से बनेंगे उन सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा और चलिए तब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतीक भारत के। तो चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, जैसा कि पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। फिर 1893 ईस्वी में भारतीय और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी भारत कब आए। तो भारत में महात्मा गांधी आए 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, पॉइंट नंबर 2 है आपका कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक के काल को? 1917 से लेकर 1947। 1917 ही क्यों? 1917 इसलिए क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे। भारत आने के बाद वो 2 साल तक पूरी तरह से तटस्थ रहे, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, वो केवल भारत भ्रमण किए। इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उन्हीं के सुझाव पर महात्मा गांधी 2 साल तक पूरे भारतवर्ष में तटस्थ रहे, घूमते रहे और जन जन तक लोगों को आज़ादी की भावनाओं को समझाते रहे। और 1917 से इनका आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो कि इंडिगो मूवमेंट से यानी कि नील विद्रोह से स्टार्ट हुआ चंपारण के किसानों के खिलाफ, और 1947 में जाकर के देश की आज़ादी तक समाप्त हुआ। तो इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ऑप्शन दिया रह सकता है आपका एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 से 1947। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। यह भी ध्यान में रखेंगे आप कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो उसे कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पॉइंट नंबर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, को महात्मा कहा था। और महात्मा जी ने यानी कि महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। तो राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट है विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। यह भी आपके एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, तो महात्मा गांधी से संबंधित जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो पॉइंट समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा। भारतीय ध्वज तिरंगा के नाम से जाना जाता है। इसे हमारे देश में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसको जगह मिला था, यानी कि भारतीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस तिरंगे झंडे के 3 आड़ी पट्टियां हैं। इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रेशियो पूछता है एग्जाम में कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है हमारे झंडे का, तो है यह है आपका 3:2। इस ध्वज के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग, ठीक है, मध्य में सफेद रंग जो सत्य और शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा रंग जिसे विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 इसके बारे में लिखा गया है कि सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्रध्वज के रूप में फहराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया। नेक्स्ट पॉइंट, आजादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। नेक्स्ट 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेनसिंग नोर्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने कब झंडे को फहराया था? तो 29 मई 1953 को। नेक्स्ट पॉइंट है 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9 जनवरी 1987 को कर्नल जे के बजाज ने दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर तिरंगे को पहली बार फहराया। नेक्स्ट पॉइंट 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया। नेक्स्ट पॉइंट जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। अभी आर्टिकल हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद अब तो जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग हो गया है। अब झंडा हम भारत के किसी भी राज्य, किसी भी यूटी में आसानी से फहरा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष पर पहुंचे थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज को फहराया है। अगला पॉइंट है 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय ध्वज संहिता का जगह किसने लिया? तो ध्वज संहिता भारत की जगह में अब जगह ले लिया है, उसकी जगह पे भारतीय ध्वज संहिता, जो कब आया था? 2002 में। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। ठीक है। नीचे राष्ट्रगान के बारे में चर्चा किया गया। नेशनल एंथम जो कि हमारा है जन गण मन, इसे सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। इसी राष्ट्रगान को भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, एग्जाम डेट भी आप याद रखिएगा क्योंकि आजकल एग्जाम में डेट काफी पूछा जा रहा है। ठीक है। 27 दिसंबर 1911। यह गान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी पत्रिका में। किस नाम से? तो भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं जिसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा हो तो इसे 20 सेकंड में गा करके समाप्त करना होगा। अगला पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। अगला पॉइंट है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला की रचना भी की थी। यानी कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की थी आमार सोनार बांग्ला के नाम से। अगला प्रश्न है 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश जारी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक के 100 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है। 2011 को राष्ट्रगान का पूरी तरह से जन गण मन अधिनायक जय है यह राष्ट्रगान जो है पूरे 100 वर्ष कंप्लीट हुआ। अगला है आपका राष्ट्रगीत। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इनकी किताब जो थी आनंद मठ, उन्हीं से लिया गया है। आनंद मठ जो है वो सन्यासी के ऊपर बेस्ड किताब है, उसी का एक हिस्सा है वंदे मातरम जो कि राष्ट्रगीत को जगह दिया गया हमारे संविधान में 24 जनवरी 1950 को। तो आइए चलिए जानते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। तो राष्ट्रगीत है जो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। सन 1874 में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उनका यह गान बंगाली भाषा में था। नेक्स्ट पॉइंट है बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ जो कि रचित हुई थी 1882 में, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि लिटरेचर गुरु ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के लिटरेचर नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिटरेचर गुरु कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिटरेचर गुरु थे बंकिम चंद्र चटर्जी। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि राष्ट्रीय गीत यह भी गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, राष्ट्रीय गान यह भी गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। अगला पॉइंट है इस राष्ट्रीय गीत को कुल गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। अगर आपके पास ऑप्शन में 65 सेकंड दिया हो तो वह भी सही है। 65 सेकंड यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 5 उसमें जोड़ देंगे तो 65 सेकंड हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो 1 मिनट 5 सेकंड, अगर उसकी जगह में 65 सेकंड लिखा हो तो भी वह सही है। इस राष्ट्रीय गीत
को जो धुन दिया था, धुन को जो तैयार किया था, उनका नाम था पन्नालाल घोष। अगला पॉइंट है, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किया, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाकुल्लाह खान थे। अगला पॉइंट, 1949 में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिनके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के 10 राष्ट्रगीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया है, जो हमारे देश के लिए काफी गर्व की बात है। इसी सूची में पहला स्थान आयरलैंड के राष्ट्रगीत अ नेशन वंस अगेन को मिला है। तो पहला किस देश को मिला है? आयरलैंड। दूसरा कौन सा है? तो वह है हमारा देश भारत। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल सिंबल, जो कि आपका अशोक स्तंभ के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि अशोक स्तंभ से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं, लेकिन हम जब देखते हैं इसे तो 3 ही सिंह दिखाई देते हैं, यानी कि 3 ही शेर दिखाई देते हैं। एक जो सिर है वो बीच वाले जो शेर है उसके ठीक पीछे स्थित है। ठीक है, पीठ के ठीक पीछे। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र है तथा दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई दे रहा है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि दाईं और बाईं ओर किस जानवर का चित्र वहां पे उकेरा गया है। तो आपका दाईं ओर एक सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित किया हुआ है। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का घोतक है, यानी परिचायक चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सिंह साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का घोतक है। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं कि सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। दूसरा है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र अंग्रेजी ग्रिगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है और अंतिम महीना फाल्गुन है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष और फाल्गुन। अगला पॉइंट है, शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसे कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ये वही कनिष्क है जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और सर्वश्रेष्ठ राजा था। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुजुला कदफिसस। कुजुला कदफिसस के बेटे का ही नाम है बीमा कदफिसस और बीमा कदफिसस के बेटे का नाम है कनिष्क। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट राष्ट्रीय पशु बाघ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रेस लिनायस, है, जो पीले रंग और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। अगला, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर है। अगला, भारत में केवल गुजरात में सिंह हैं, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल का दर्जा वापस ले लिया गया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1967 तक भारत का जो राष्ट्रीय पशु सिंह था यानी कि शेर था। उसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पक्षी मयूर, जिसे इंग्लिश में पिकॉक कहते हैं। भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में मयूर, जिसका साइंटिफिक नेम है पाओ क्रिस्टेसस, को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है,
मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षक दृश्य पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय वन्य प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। अगला, सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत से पूर्व यानी कि भारत से पहले म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर चुका था। अगला है कि 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानूनन अपराध घोषित किया गया है। यानी कि दो ऐसे देश हैं जिसका राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, वह है आपका भारत और म्यांमार। इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला, भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रह्मण्य सुब्रह्मण्य का वाहन है। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि कमल, जिसे इंग्लिश में लोटस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, जिसका साइंटिफिक नेम है नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता रहा है। अगला, इसका विवरण विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसका विवरण किसमें मिलता है, तो विष्णु पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पक्षी बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, यानी कि इंग्लिश में से कहते हैं बेनियान ट्री। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस है। यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ क्षेत्र में फैली हुई होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फल आम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम, जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती हैं। आम में विटामिन ए, सी और डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आप जरूर याद रखेंगे, विटामिन ए, सी और डी जो है वह आम में पाई जाती है। अगला है, भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है। आम को पाकिस्तान, फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। यानी भारत को छोड़ करके पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल जो है वह आम है। अगला, 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। अगला, भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्म की आम पाए जाते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की दो टीमें खेल में भाग लेती हैं। तो टोटल 3 ऐसे गेम है, खेल हैं, जिसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। एक है आपका क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल और तीसरा है आपका हॉकी। हॉकी में प्रयुक्त सफेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है, जहां हॉकी स्टिक यानी कि जो छड़ी होती है वो 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारे देश में मनाया जाता है 29 अगस्त को। पॉइंट है कि भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। तदुपरांत 1964 और 1980 में 2 स्वर्ण पदक और जीते थे। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावरित किया, जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है, जिसमें 24 हॉकी स्टिकें एक पहिए के रूप में सजी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है, जो एम्ब्लेम है, यानी कि इसका जो चिन्ह है वह अशोक चक्र से पूरी तरह से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यह नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो इसकी सहायक नदियां जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि भारतीय प्रदेशों में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो
2009 में किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। 10 मई 2010 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया है। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह महत्वपूर्ण माना है। अगला पॉइंट है कि विश्व के ताजे पानी के केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिनें पाई जाती हैं। भारत में गंगा एवं चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान में सिंधु नदी में फुला, चीन में यांगसे नदी में बाजी और ब्राजील के अमेजन नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है, इनकी आंखों में लेंस नहीं होता। अगला, मादा मादा डॉल्फिन की लंबाई नर डॉल्फिन से अधिक होती है। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है। ये वही बाबरनामा है जिसे बाबर ने लिखा था और इस बाबरनामा को तुझके बाबरी भी कहा जाता है। अगला है आपका राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रुपए का अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान चिन्ह है। इसके पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपीय यूरो का अपना अलग ही पहचान चिन्ह है। मुंबई में आईआईटी के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर उदय कुमार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है, उदय कुमार ने इस भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को डिजाइन किया था। ठीक है, तो उदय कुमार जी जो है वो राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को डिजाइन किए थे, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय मुद्रा का यह प्रतीक देवनागरी के अक्षर आर और रोमन अक्षर आर का मिला जुला रूप है। देवनागरी के अक्षर आर को बीच में एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है, इसका मतलब समानता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े बुद्ध युद्ध स्मारकों में शामिल है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया गया जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। अगला पॉइंट है कि 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाट ने अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो इंडिया गेट कहलाता है की नींव डाली थी। अगला, इंडिया गेट का डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा कि इंडिया गेट का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, तो सर एडविन लुटियंस ने। अगला है कि पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। तो यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया गेट का पुराना नाम क्या था, तो वह था आपका ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। अगला है 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट मेहराब के नीचे दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध यानी भारत और पाकिस्तान युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में एक और स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया। यह ज्योति शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है यानी कि सदैव जलती रहती है। अगला है आपका राजभाषा हिंदी। संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके साथ शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु अब 22 भाषाएं हैं। 14 के बाद जो एक भाषा शामिल की गई वह थी आपकी सिंधी। सिंधी के बाद 3 भाषाएं और शामिल की गई, वह थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद फिर 4 भाषाएं और शामिल की गई जो थी बोरो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो इस प्रकार से टोटल 14 से 22 भाषाएं हो गई जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला हिंदी, दूसरा मलयालम, तीसरा बंगाली, चौथा असमिया, पांचवा तमिल, छठा है आपका तेलुगु, सातवां मराठी, आठवां उड़िया, नौवां पंजाबी, 10 है संस्कृत, 11 सिंधी, 12वां गुजराती, 13 है कश्मीरी, 14 उर्दू, 15 कन्नड़, 16 कोंकणी, 17 मणिपुरी, 18 नेपाली, 19वां डोगरी, 20 बोडो, 21 संथाली और 22 है आपका मैथिली। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है आपका कि भारत का प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी यानी कि एलिफेंट। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया। सरकार ने वन्य क्षेत्रों में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए 1922 में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में मिलते हैं। वैदिक देवता इंद्र एरावत नामक हाथी को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते थे। राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला जो कि जयपुर में स्थित है के पास कुंडा गांव को 20 जून 2010 को देश का पहला हाथी गांव घोषित किया गया है जो विश्व का तीसरा हाथी गांव है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल इतने सारे राष्ट्रपति होने के बाद
कुछ अलग फैक्ट हैं, अन्य प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उसे भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। जो कि पहला है, राजभाषा हमारी हिंदी है, इसकी लिपि का नाम देवनागरी है। राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को केवल गांधी जी का ही जन्म नहीं हुआ था, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। राष्ट्रीय दस्तावेज है श्वेत पत्र। राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना, जिसे समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पे नीति आयोग ने जगह ली। राष्ट्रीय मंत्र है ओम। राष्ट्रीयता है भारतीय। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। राष्ट्रीय विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष। और राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है रुपया। तो ये भी कुछ अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय प्रतीक जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या फिर जितने भी बिंदु को मैंने आपको अच्छे से समझाया है उसको आप अच्छे से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो इसे आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन पूरी अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक अलग टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।